ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इससे पहले एक रिएक्शन देखते हैं हम छोटी सी। कार्बोनिल कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने रिएक्शन। अगर इसकी रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में अल्कोहल से कराई जाए, ROH से हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा? एक तरफ लगेगा OH और एक तरफ आ जाएगा हमारे पास OR। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेमी एसिटाइल। हेमी एसिटाइल, ठीक है। इसकी रिएक्शन फिर से हमने कराई, R-OH लगा देते हैं। अब क्या बनेगा? ये OH ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OR- में, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एसिटल। एसिटल। अब एक पाइरेनोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप की होती है। CH2OH, OH एंड H लगे रहते हैं। अभी हमारा वहां फोकस नहीं है, सिर्फ इतना ही बता देता है। ये H एंड ये OH। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो कंपैरिजन करके बता देता हूँ। इस हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में ये कार्बन है। इस कार्बन से एक तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा OR ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये जो कार्बन है, ये कार्बन, सेम कार्बन हमारे पास ये है। इससे एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये OR ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो ये OR ग्रुप, ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन से पूरा एल्काइल ग्रुप R पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर हो गई। ये जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है, और इस एनोमेरिक कार्बन से जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH मतलब जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है H प्लस एंड ROH के साथ में। अगर इसकी रिएक्शन H प्लस एंड ROH के साथ में कराई जाए तो ये क्या करेगा? तो ये एक एसिटल स्ट्रक्चर बनाएगा। एसिटल स्ट्रक्चर में देखो क्या हुआ था, दूसरा जो हमारे पास ये जो OH ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो गया था? OR- में। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ये H तो सेम रहेगा, ये पीछे की पूरी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। ये जो OH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OR में, जैसा यहाँ पर हुआ था। ये OH ग्रुप ये OR- में चेंज हुआ R-OH से रिएक्शन कराने पर। इसी तरीके से ROH से रिएक्शन कराने पर ये जो OH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हुआ? एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OR में, सॉरी यहाँ पर OR आएगा। ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? अब OR में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और स्ट्रक्चर कौन सी बना दी इसने? एसिटल स्ट्रक्चर बना दी। और इस OR में ये जो लिंकेज है इसे मैं इस तरीके से शो कर सकता हूँ। देखो OR को, ये जो OR है ना, इसे मैं लिंकेज बना रहा हूँ। ये O और ये R, ये जो लिंकेज है मतलब एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये जो OR कन्वर्ट हुआ है और जिस बॉन्ड से कन्वर्ट हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पर ये जो OH था, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, यही तो कन्वर्ट हुआ ना OR में, उसी की वजह से तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है। अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होता कंपाउंड में, हमारे पास एनोमेरिक कार्बन से कोई भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो क्या ये एसिटल स्ट्रक्चर बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। तो इसी के बेस पर हमने आगे शुगर को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, देखते हैं उसे आगे विद डेफिनेशन। देखो, हम बोल सकते हैं कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल, anomeric hydroxyl group is responsible for oxidation of glucose or carbohydrate.
जो भी हमने कंपाउंड लिया है, जनरली हम यहाँ पर ग्लूकोज की ही बात करते हैं। तो देखो, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स। अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो सामने वाले कंपाउंड का रिडक्शन करेगा, और सामने वाले कंपाउंड का रिडक्शन किया मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने का मतलब ही वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि if anomeric hydroxyl group is present, then it is reducing sugar. If anomeric hydroxyl group is present, then it is known as reducing sugar. And दूसरी डेफिनेशन नॉन रिड्यूसिंग शुगर की जस्ट अपोजिट। इफ एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, अगर ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीडेशन ही नहीं हो सकता, सामने वाले का रिडक्शन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। then it is known as non-reducing sugar. ठीक है, तो अभी हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी, एक म्यूटा रोटेशन, एक ही रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये तीन पॉइंट हमने पढ़े हैं। ये काम कहाँ आते हैं आगे चलते हैं उसके बारे में अब। तो नेक्स्ट हमारे पास है अब डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या है, हम पहले डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने बोर्ड में। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस तरीके से कंपाउंड होता है। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, जिसे जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर और छोटा कार्बोहाइड्रेट ना बन पाए। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, डाइसैकेराइड का मतलब है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर वो दो अपने कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक हो जाए। मतलब जैसे अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज किस किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो दो मोनोमर यूनिट दे देता है, तो इसे डाइसैकेराइड बोला जाता है। और जो 2 से 5 या 10 छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो उसे हम ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं। तो ये जो डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड किसका एक पार्ट है, ये एक ओलिगोसैकेराइड का पार्ट है, तो यहाँ पर हम ओलिगोसैकेराइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ज्यादा यूनिट दे, जैसे 10, 15, 20 यूनिट दे देता है ब्रेक करने पर, तो वो पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाइसेकेराइड की बात कर रहे हैं, मतलब ये दो मोनोमर यूनिट से मिलके बना होगा। और ऐसे दो मोनोमर यूनिट से बनने वाले एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे मैं एक बात कर लेता हूँ सुक्रोज की। ठीक है, चलो माल्टोज, दो एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, उसके बाद बाकी के तुम खुद कर सकते हो, बुक में से सिर्फ हमें लिंकेज देखना है, उसके बाद तुम इजीली इसे पढ़ सकते हो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल का, बस ये वही चल रहा है। इसके आगे के जितने भी पार्ट हैं, विटामिन्स वगैरह, वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट हैं, उसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, वो तुम्हें खुद पढ़ने होंगे। तो यहां हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे देखो सुक्रोज है, हमें यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पता हो कि किस किस के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, मतलब ये जो दो यूनिट हैं, ये दो यूनिट मोनोमर वाली, ये कौन कौन सी यूनिट हैं, उन्हीं को जोड़ देंगे तो वो हमारे पास सुक्रोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। मतलब सुक्रोज की स्ट्रक्चर में H3O+, अगर इससे हाइड्रोलिसिस कराए तो बनेगा हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों के बीच का जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वही सुक्रोज को फॉर्म करता है। सेकंड है माल्टोज। H3O+ अगर लगाएंगे तो क्या क्या मिलेगा माल्टोज से, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है, और स्ट्रक्चर थोड़ी सी दिखने में टिपिकल होती है। अगर हमें ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद है कि किस किस के बीच में बना है, हमें पूरी स्ट्रक्चर रटनी नहीं है, हमें सिर्फ ये रटना है, ये जो पार्ट में लिख रहा हूँ ना, ये रटना है हमें। अगर हमें ये पता है कि किस किस के बीच में बनता है तो हम सेकंड्स लगते हैं स्ट्रक्चर बनाने में आगे। बीटा डी गैलेक्टोज,
प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। एंड फोर्थ है हमारे पास सेलोबायोस। ये है बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जो मैंने लिखा है इससे सुक्रोज और माल्टोज में समझा देता हूं। यहाँ पर देखो सुक्रोज की स्ट्रक्चर, सुक्रोज के बारे में भी बताया कि किस किस से मिलके बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। एल का तो वैसे हमारे यहाँ काम ही नहीं है, डी नहीं लिखे हुए तो भी चलेगा क्योंकि डी ही है हमारे पास जो है अभी। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस नेक्स्ट था हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, और इसमें लिंकेज कौन सा था, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। ये हमें याद रखना पड़ेगा, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होना चाहिए, 2,1 भी नहीं चल सकता। ठीक है, क्या डिफरेंस है बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम दोनों की स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो फालतू के जो एच और ओ एच थे वो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, जो हमें काम नहीं आते, जो हमें काम आएंगे मैं सिर्फ वही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये सी एच टू एच डिनोट करने का काम आता है कि ठीक है सी एच टू एच है, यहाँ पर एच आ रहा है। ठीक है, अल्फा क्या था, अल्फा जिसमें ओ एच नीचे की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा। तो ये है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा है बीटा डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, ये फिरोन बनता है फ्रक्टोज में, ये फिरोन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन ये होता है, और बीटा का मतलब क्या है, ओ OH का होना चाहिए ऊपर, CH2OH। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में इन्हें जोड़ेंगे कैसे हम लोग, यहां से हम रिमूव करेंगे H2O। ये हमने H2O रिमूव किया। अब देखना ये 1 और 2 का मतलब क्या है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हमने नंबरिंग पढ़ी हुई है, 1 2 3 4 5 एंड 6। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में नंबरिंग यहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर कौन कौन से कार्बन के बीच में, जो एनोमेरिक कार्बन है ना, कौन कौन से कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, यहाँ पर जो बना है ये बना है ग्लूकोज का तो 1 एंड फ्रक्टोज का 2, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये CH2OH हुआ, ये H, ये O, और ये कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये CH2OH। ये जो हमारे पास बॉन्ड है ये बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होगा 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अल्फा बीटा का मतलब क्या है, अल्फा वाले का 1 और बीटा वाले का 2। ये अल्फा वाला था ये 1, और ये बीटा वाला था इसका 2। 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बनी हमारे पास, सुक्रोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर से क्या क्या हमें समझ में आता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता है क्या सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखो यहाँ का एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट था, ये एनोमेरिक कार्बन, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो होती है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है क्योंकि एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है। फ्रक्टोज में भी एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है, और इसके साथ OH भी जुड़े हुए हैं, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन से जुड़े हुए OH। तो ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर हैं। लेकिन सुक्रोज के अंदर क्या एनोमेरिक कार्बन, इन दोनों एनोमेरिक कार्बन से कोई भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि ये एसिटल स्ट्रक्चर है, और एसिटल स्ट्रक्चर में कार्बन से इधर भी OR और इधर भी OR, कहीं भी OH हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब हमें OH ही नहीं दिखाई दे रहा तो ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है ना ये दूसरे का रिडक्शन कर सकता है। इसका मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, वो डेफिनेशन सिर्फ इसीलिए पढ़ाई गई थी ताकि हमें देख के पता लग सके कौन सी स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग
एंड कौन सी स्ट्रक्चर नॉन रिड्यूसिंग होती है। ठीक है, तो सुक्रोज आया हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग। हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का भी पता लगा। क्या ये म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एनोमेरिक कार्बन है उनकी स्ट्रक्चर तो फिक्स हो गई ना। क्या ये अपने सुक्रोज खुद अपने एनोमर बना सकता है? नहीं, सुक्रोज के एनोमर होते ही नहीं है। जब सुक्रोज के अल्फा बीटा एनोमर होंगे नहीं तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं होंगे, तो इनका स्पेसिफिक रोटेशन भी कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से सुक्रोज हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम माल्टोज के बारे में। एंड माल्टोज है हमारा अब अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। ये 1 होना चाहिए और दूसरा 4 होना चाहिए, मतलब 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमें इसमें बनाना है। और बस हमें इतनी सी चीज याद रह गई कि माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज का 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है। तो हमें पूरी स्ट्रक्चर याद हो गई और इस स्ट्रक्चर से हम सब कुछ बता सकते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले तो अल्फा के बारे अल्फा वाली। ठीक है, ये ग्लूकोज, ये CH2OH, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। अल्फा में OH नीचे आएगा, H ऊपर जाएगा, प्लस CH2OH, ये H एंड ये OH, ये भी अल्फा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है 1 एंड 4। एक बार नंबर दे लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 वाला तो ये रहा, यहाँ से ग्लाइकोसिडिक बनाना है। दूसरे वाले का 4 से बनाना है, मतलब ये 1 ये 2 ये 3, मतलब यहाँ से H2O निकलना चाहिए 4 वाले से, ये 5 एंड ये 6। तो इसमें भी हमको H और OH शो करने पड़ेंगे। और इसमें जब HOH शो करते हैं तो वो कहाँ से शो होगा? H ऊपर होता है, OH नीचे होता है, जानते हैं हम ये लोग। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब यहाँ से 1,4 कार्बन से H2O बाहर निकाल दो। जब 1,4 कार्बन से H2O बाहर निकालोगे तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनने वाली है। ये CH2OH, ये H2O बाहर। ठीक है, तो ये तो H है ही। अब ये O, ये H एंड ये OH। ठीक है, तो ये लिंकेज है हमारे पास 1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग एंड म्यूटर रोटेशन के बारे में बात करते हैं। देखो एनोमेरिक कार्बन कहाँ है? एनोमेरिक कार्बन 1 ये रहा, और एक एनोमेरिक कार्बन ये रहा। इसमें एनोमेरिक कार्बन कहाँ है? एनोमेरिक कार्बन, ये माल्टोज की स्ट्रक्चर है, लिख देता हूं यहां माल्टोज। तो इस माल्टोज में एनोमेरिक कार्बन ये रहा, लेकिन इस एनोमेरिक कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। लेकिन इस वाले ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन है, और इस एनोमेरिक कार्बन से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, H और OH को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जब हम चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, एंड म्यूटा रोटेशन की अगर बात करें तो यहाँ देखो अल्फा बीटा बन सकते हैं, तो यहाँ पर म्यूटा रोटेशन इजीली आ सकता है। तो माल्टोज म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, और 1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास सामने है। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट का यही खत्म हो जाता है। बाकी के जितने भी पार्ट बचते हैं हमारे पास इसके बायोमोलिक्यूल, ये सब रटने वाले पार्ट हैं, वो तुम इजीली खुद कर सकते हो। ठीक है, चलो।